एबी क्लास सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट अफेयर की तीसरी क्लास के साथ आपके सामने आ गया हूं। तो हम लोग करंट की शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। अगर पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? ये क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया, ये क्वेश्चन। इसका जवाब क्या होगा? तो जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसका अभी हाल ही में आयोजन श्रीलंका में किया गया। श्रीलंका का एक शहर है कोलंबो, यहां पे किया गया। श्रीलंका के शहर कोलंबो में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। अब अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अगर हम बात करें यहां के राष्ट्रपति की, तो यहां के राष्ट्रपति का नाम है रेनले विक्रमसिंघे। रेनले विक्रमसिंघे रेनले विक्रमसिंघे यहां के राष्ट्रपति हैं। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। राजधानी इसकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। राष्ट्रपति रेनले विक्रमसिंघे है। और हम बात करें श्रीलंका की, तो आप जानते हैं श्रीलंका में एक बंदरगाह है, हम्बन टोटा बंदरगाह। और ये जो हम्बन टोटा बंदरगाह है, इस बंदरगाह को 99 साल की लीज पर 99 साल की लीज पर चीन ने खरीद रखा है। चीन ने खरीद रखा है, ये भी आप दे दें। इसके अलावा आप जानते हैं कि श्रीलंका और भारत के मध्य एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। इसके अलावा श्रीलंका में एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है महाबेली गंगा। इस श्रीलंका की एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है महाबेली गंगा। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। राजधानी श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। राष्ट्रपति रेनले विक्रमसिंघे। श्रीलंका में एक बंदरगाह जिसका नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह, जिसको 99 साल की लीज पर चीन ने खरीद रखा है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि जिसका नाम है पाक जल संधि, और यहां पर एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है महाबेली गंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका के भी हाल ही में एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था एंजेल मैथ्यूज, जिन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप में टाइम आउट कर दिया गया था। तो एंजेल मैथ्यूज श्रीलंका खिलाड़ी हैं, जिनको पहले खिलाड़ी हैं दुनिया के जिन्हें क्रिकेट के खेल में क्या किया गया, टाइम आउट किया गया। इसके अलावा आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में श्रीलंका के एक व्यक्ति अभी हाल ही में शामिल हुए थे जिनका नाम था अरविंद डिसल्वा। ये अभी इसमें शामिल हुए। ये भी ध्यान में रखिएगा कि श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेल मैथ्यूज, जिन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप में टाइम आउट कर दिया गया था, और आईसीसी का हॉल ऑफ फेम जो है उसमें शामिल होने वाले क्रिकेट के खिलाड़ी हैं श्रीलंका के जिनका नाम है अरविंद डिसल्वा। ये तीन बातें होंगी। इसके अलावा ये जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसके मनाने की शुरुआत हुई थी
1989 से ये हम मना रहे हैं 1989 से, लेकिन 2002 में इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया। राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया 2002 में इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया। और 2019 के बाद पहली बार 2019 के बाद पहली बार इसे देश के बाहर मनाया गया। वो देश आपका मॉरिशस में मनाया गया। ठीक, लंदन में भी मनाया गया आपका, तो यहां पर भी मनाया गया। तो जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 है उसका भी हाल ही में आयोजन 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक किया गया है श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। राष्ट्रपति रेनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका में बंदरगाह जिसका नाम हम्बनटोटा बंदरगाह, जो कि 99 साल की लीज पर है, किसके पास? चीन के पास। भारत और श्रीलंका के बीच में जलसंधि का नाम पाक जलसंधि। और श्रीलंका में एक नदी बहती है, बड़ी प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है महावेली गंगा। श्रीलंका के खिलाड़ी जिनका नाम है एंजल मैथ्यू, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप में टाइम आउट हो गए, दुनिया के पहले खिलाड़ी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अरविंद डिसल्वा। फिर इसके अलावा मैंने बताया आपको कि जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। 2002 में इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया। 2002 में इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया और 2019 के बाद पहली बार इस देश के बाहर मनाया गया, जैसे मॉरिशस और लंदन। ठीक, अब महोत्सव की बात आई तो थोड़ी बहुत महोत्सव पे मैं चर्चा कर देता हूं आपके साथ, जो भी मैंने पीछे पढ़ के रखे हैं। इसको मैं रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। आगे हम बात करेंगे महोत्सव के बारे में, कौन सा महोत्सव कहां पे मनाया जाता है, जैसा बताइएगा। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको एक त्योहार बताया था, अट्टुकल महोत्सव। जरा बताइए अट्टुकल महोत्सव कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था। इसके अलावा ओणम, मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू, ये दोनों भी मनाया जाता है आपका केरल में। अगर आपसे पूछा जाए बथकुम्मा, बोनालू, ये कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना। जल्लीकट्टू, थाईपुसम, पोंगल, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। लोसान कहां मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसर कहां मनाया जाता है? तो लोसर के लिए 2 नाम याद रखिएगा, एक लद्दाख और एक अरुणाचल प्रदेश। 2 नाम है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अब इसके अलावा अगर बात करें आपका, तो एक जानते हैं आप त्योहार है आपका हरेला। हरेला मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेला छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक, इधर मैं लिख देता हूं आपका, या इधर मैं लिख देता हूं 7वां हरेली। हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में और हरेली मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। ये हो गया आपका। इसके अलावा नौरे और तवी, ये मनाया जाता है। और नौरे, तवी और ट्यूलिप, ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में।
श्रावण मेला तथा सरहुल श्रावण मेला तथा सरहुल ये मनाया जाता है आपका झारखंड। ठीक, तो ये कुछ महोत्सव हो गए जिनको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया आपके सामने। अटुकल महोत्सव केरल में, ओणम माकरविलक्कू केरल में, बसकम्मा बोनालू तेलंगाना में, जल्लीकट्टू थाईपुसम पोंगल तमिलनाडु में, लोसांग सिक्किम में, लोसर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में, हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में, और नवरे तवी ट्यूलिप जम्मू कश्मीर में, श्रावण मेला तथा सरहुल आपका झारखंड में। ये कुछ त्योहार हो गए, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं आपका, इसको मैं रख कर देता हूं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए की संख्या बताएगी? तेंदुए की संख्या बताइए, किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए की संख्या बताइए? देखिए, तो अभी हाल ही में हमारे देश का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, और हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमारे पूरे देश में तेंदुओं की संख्या कितनी है, और उनमें से वह कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। इसके अलावा वह कौन सा स्थान है या वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां सर्वाधिक मात्रा में आपका तेंदुआ पाया जाता है। तो भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, और इस पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा अभी एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 13,874 है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं की बात करें, सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य जो है, सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य मध्य प्रदेश, जहां पे 4207 तेंदुआ, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या बताई गई है? भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा पूरे भारत में किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कितना? 4207। और तेंदुओं की संख्या कुल कितनी? 13,874। तो ये बात होगी। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस, तो बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगर आपसे नहीं पूछ लूं टाइगर प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1992 में। ये भी ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछूं मैं शेर दिवस कब मनाया जाता है? शेर दिवस तो मनाया जाता है 10 अगस्त को। शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। अगर आपसे मैं पूछूं लायन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1972। ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है, मैंने गलत लिख दिया था, ये 1972। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाथी दिवस, हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो अगर मैं आपसे पूछूं एलिफेंट प्रोजेक्ट,
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1992 में। ये सही होगा, ठीक। वो मैंने डिस्प्ले भी कर दिया था, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैंने बताया कि सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, तो आपका नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, जहां पे सर्वाधिक मात्रा में आपका तेंदुआ पाया जाता है। ये एक ऐसा स्थल है भारत में तेंदुआ, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, यहां पर आंध्र प्रदेश में, ठीक। इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या बताइए कहां पे, तो बताइए आपको मध्य प्रदेश में कितने हैं आपका 4207। कुछ चीजें मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूं, और मध्य प्रदेश से क्या है अगर आप उसको ध्यान में दीजिए। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम लोग मध्य प्रदेश की कुछ चीजें और चर्चा कर लेते हैं। अब मध्य प्रदेश का बात आए तो मध्य प्रदेश में थोड़ी सी चीजें हम समझ लेते हैं आपको। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो भी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है मोहन यादव। मोहन यादव, ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक महोत्सव मनाया जाता है मांडू, और एक है खजुराहो। ये दोनों महोत्सव भी यही मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट ये है 230, विधानसभा सीट है 230। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में ही, तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि एक चोटी पड़ती है, इसका नाम है धूपगढ़। ये जो धूपगढ़ चोटी है, ये चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जानते हैं इसी मध्य प्रदेश में एक चोटी और पड़ती है अमरकंटक, अमरकंटक। और इस अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है सोन। आप जानते हैं नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। आप ये भी जानते हैं जो नर्मदा है एक पश्चिमी नदी है, पश्चिमी नदी है। और ये जो सोन है, सोन सहायक नदी है गंगा की, ठीक। तो मध्य प्रदेश के बारे में मैंने कुछ चीजें आपको और बता दी अब तक कि मध्य प्रदेश में मांडू खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। विधानसभा सीट 230 है। यहाँ एक चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक भी एक चोटी है, सतपुड़ा की है। और यहाँ से दो नदियां निकलती है, एक नर्मदा, एक सोन नदी निकलती है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको आप सुनो। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविद, ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविद के द्वारा, ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविद के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के स्थल, सभ्यता के स्थल मोरोधारो, सभ्यता के स्थल मोरोधारो की खोज कहां पे की गई, की खोज
कहाँ की गई? तो ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों के द्वारा या पुरातत्वविद के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोरोधारो की खोज कहाँ की गई, इसके बारे में मुझे आपको बताना है। तो देखिएगा, गुजरात भारत का एक राज्य है, भारत का एक राज्य गुजरात। तो गुजरात में एक साइट है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, इसी धौलावीरा के समीप एक और हड़प्पा का स्थल खोजा गया जिसका नाम है मोरोधारो। मोरोधारो कहा जा रहा है कि ये किलेबंद बस्ती है। तो खोज में पता चला है ये किलेबंद बस्ती है। यहां से मोरोधारो से कुएं के साक्ष्य और इसके अलावा गुफा, इन सबके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविद के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोरोधारो की खोज की गई। और मोरोधारो की खोज कहां की गई आपका? तो मैंने बताया कि भारत के राज्य गुजरात में की गई। गुजरात में एक स्थान है धौलावीरा, उसी के समीप में एक स्थान मिला गया आपको हाल ही में मोरोधारो, जो कि किलेबंद बस्ती है। यहाँ से कुएं, गुफा, इन सबके साक्ष्य मिलते हैं। कुएं, गुफा और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, ये सब यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन, इन सबके साक्ष्य मिले हैं। अब थोड़ी गुजरात की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया रहा था, आइए देखिए तब। आप जानते हैं गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जो गुजरात है, गुजरात में आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी का जन्म कहां पे हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर में। और गांधी जी ने इसी गुजरात में 2 आंदोलन चलाए थे। एक तो मैंने पहले बताया रहा होगा आपको, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था, अंबालाल साराभाई, जिनके बेटे थे विक्रम लाल साराभाई, जो इसरो के पहले चेयरमैन थे। अहमदाबाद मिल मजदूर। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। और मैंने बताया इसी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, ठीक। नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। ये किसकी मूर्ति है? तो मैंने आपको बताया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी मैंने 2 दिन पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था कि गुजरात में हाल ही में केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। और मैंने बताया था ये किससे किसको जोड़ता है? ओखा को जोड़ेगा, किससे? द्वारका से जोड़ेगा, ठीक। ये भी बताया था कि 2.32 किलोमीटर है आपका, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। तो ये केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ओखा से द्वारका 2.32 किलोमीटर। फिर मैंने बताया कि जो गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसी गुजरात में जन्म हुआ था गांधी जी का। पोरबंदर में आपको मैंने बताया, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया, किसकी मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है, आप जानते हैं, गरबा। तो गरबा को भी हाल ही में विश्व या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया। विरासत स्थल में शामिल किया गया। विरासत स्थल में शामिल किया गया, इसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हुई? आपका गुजरात से संबंधित हुई। और वो मैंने आपका धौलावीरा के समय बताया, मोरोधारो। अब थोड़ा सा मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर देता हूँ, ठीक। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने कल अभी क्लास में रिवीजन कराया था इस चीज को, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज मैं फिर से थोड़ी सी चीजें रिवीजन कर देता हूँ। यहाँ पर भी क्लास में मैंने तो करा ही रखा, लेकिन एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है,
इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सभ्यता 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है। ये 3 देशों में फैला, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, ये 3 देशों में आपका फैला है। इसके अलावा मैंने बता रखा है कि हड़प्पा की जो सभ्यता वो कहती है आपका त्रिभुजाकार आकार की सभ्यता है, त्रिभुजाकार सभ्यता है। ठीक, फिर मैंने हड़प्पा के बारे में और सारी चीज बता रखी है कि हड़प्पा पे सबसे पहले जिसने देखा था, देखने वाले व्यक्ति 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन। लेकिन इसको या इस पर प्रकाश डालने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हीं के प्रयासों से भारतीय पुरातत्वविद की स्थापना, इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्वविद की स्थापना की थी। और यहां से कुछ स्थान में लिखे तो जैसे कौन कौन से स्थान, तो देखिएगा, जैसे हो गया आपका हड़प्पा पहला, इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। दूसरा मोहनजोदड़ो, इसको राखालदास बनर्जी ने खोजा था। इसके अलावा एक हो गया लोथल। हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, लोथल भगवा नदी किनारे है। ये दोनों तो हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में, ये आपका भारत में। भारत में और कौन कौन सी साइट है, जैसे देखिए, एक तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में, राखी गढ़ी, बनावली, ये दोनों हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, और आलमगीरपुर, हुलास, ये दोनों तो आपका उत्तर प्रदेश में है। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। इस प्रकार इसमें बताने की बहुत सारी चीजें, समय ज्यादा व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये सारी चीजें आप क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसको मेरा चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं कि अभी हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, तो ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ध्यान से देखिएगा। ईरान का एक उपग्रह है, इमेजिंग उपग्रह। इस इमेजिंग उपग्रह को, इस इमेजिंग उपग्रह का नाम है पार्स वन, और इस उपग्रह को रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है रोसकॉस्मोस, इसने लॉन्च किया।
तो ईरान की इमेजिंग उपग्रह पार्सन को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इमेजिंग उपग्रह पार्सन को रूस की एजेंसी है जिसका नाम है आपका रॉसकॉस्मोस। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? एक रॉकेट इसी का सोयूज रॉकेट, इस रॉकेट से लॉन्च किया हमने। किस उपग्रह को लॉन्च किया आपका? तो मैंने बताया आपको पार्स 1 को हमने लॉन्च किया। तो रूस से थोड़ा याद रखिएगा कि रूस में एक झील है जिसका नाम है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील। इसको जरा ध्यान में रखिएगा कि रूस की झील है बैकाल झील। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत ईरान की। आप जानते हैं ईरान की जो राजधानी उसका नाम क्या है? तेहरान, ठीक। और ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। और ये बंदरगाह भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, भारत के द्वारा बनाया गया चाबहार, ठीक। ईरान और यूएई के बीच में एक जल संधि जिसका नाम है होर्मुज जल संधि, एक जल संधि है जिसका नाम है होर्मुज जल संधि। तो ये इन दो देशों के बीच में है, ईरान और यूएई के बीच में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ईरान की और हम बात करें तो अभी आप जानते हैं ईरान एससीओ का 9वां मेंबर बना। इसके अलावा ईरान जो है ब्रिक्स का मेंबर बना। और मैंने आपको बता रखा था कि जो ईरान है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल है, मैंने ये पहले दिन क्लास में आपको कराया था। FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल है। कौन शामिल? FATF के ब्लैक लिस्ट में ईरान शामिल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये हो गया। और ईरान के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे 2 बंदरगाह याद रखिएगा, 2 मरुस्थल याद रखिएगा। एक का नाम है दस्त-ए-लुट, एक का नाम है दस्त-ए-कबीर। ये तो लिख देता हूं, दस्त-ए-लुट और एक का नाम है दस्त-ए-कबीर। ये यहाँ के मरुस्थल, ठीक। ये 2 मरुस्थल आप ये ध्यान में रखिएगा। ये इतनी सारी बातें कितनी हुई आपका ईरान से। हाँ, एक चीज और, ईरान में एक स्थान पड़ता है रामसर, मैं यहां लिख देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। ईरान में एक स्थान पड़ता है रामसर, और यहाँ पर हमारा रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, ठीक। और इसी वजह से हम 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक। और वर्तमान समय में जो भारत में आर्द्र भूमि है उनकी संख्या है 80, ठीक, जिनमें सर्वाधिक है तमिलनाडु के पास, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये आज के 4 क्वेश्चन हो गए आपके, ये मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए। इसके अलावा मुझे कुछ चीजें आपको बतानी थी, जैसे मुझे याद आ रहा जो मैंने पहली क्लास ली थी आपको, वहां पे मैंने राजस्थान के बारे में बताया था। तो धर्म गार्डियन मैंने बताया था राजस्थान में हुआ, तो राजस्थान की मैंने विधानसभा सीट वहां पे 230 आपको बता दी थी। तो वो 230 नहीं होगी, वो होगी 200 आपका। तो उसको जरा सही कर लीजिएगा, वो सीट संख्या होगी 200, क्योंकि पहली क्लास है दूसरी क्लास है तो थोड़ा सा भी हेजिटेशन है, तो वो धीरे धीरे आपके लिए सही हो जाएगा। तो 200 सीट है, उसको ध्यान में कर लीजिएगा। और एक कल मैंने आपको पढ़ा था इसरो की स्थापना मैंने बताया होगा 15 अगस्त 1869, वो 1800 नहीं होगा, वो 1969 होगा। और जो बच्चे इसको देखते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखा करिए, जो पुराने बच्चे हैं खास करके,
और जहां गलती रहा है उसको आप कमेंट में कर दिया करिए या क्लास में मुझे बता दिया करिए, क्योंकि आपके सुझाव से ही बेहतर हो सकता है। तो ये कुछ गलतियां थी जो मैंने देखी और क्लास में चर्चा में बच्चों ने मुझे बताया भी था, तो आप इसको जरा ध्यान से देखा करिए और जो भी आपके सुझाव रहा करें, जहां को नहीं सर ये थोड़ा सा गलत हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी दूसरा तीसरा दिन, तो थोड़ा सा इरिटेशन रहता है, कुछ चीजें दिमाग से जाती है, क्योंकि ये आदत नहीं है मेरी पढ़ाने की। ऑफलाइन में पढ़ाता तो ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें दूर हो जाएगी। तो आपसे ये अपेक्षा रहेगी मेरी कि आप ऐसा काम करेंगे, जो भी आपको गलतियां दिखेंगी उससे आप मुझे बताएंगे, ठीक। तो बहरहाल आपसे वही चीज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।